Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल DHA फ़ेज़ 5 में करता हूँ और सुबह के टाइम मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में अपनी खिदमत जो है वो अंजाम देता हूँ। आज हम जिस अहम मौजू के मुतलिक बात करेंगे वो है किडनी स्टोन, और किडनी स्टोन में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आज हम डिस्कस करेंगे वो है RERS यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। RERS सर्जरी क्या होती है? ये जो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी है ये नेचुरल ऑरिफिस के ज़रिए हम जो किडनी स्टोन को लेज़र के ज़रिए फ्रेगमेंट करते हैं और जिस्म से निकालते हैं, इसको RERS कहते हैं। RERS एक एब्रीवेशन है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी की। सर RERS PCNL और ESW में क्या फ़र्क होता है? पहले हम जिक्र करते हैं ESWL का। ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। इसमें सोती लहरें लगाई जाती हैं और पथरी को तोड़ा जाता है। इसके बाद जो RERS है इसमें हम लेज़र के थ्रू किडनी के अंदर जाके रियल टाइम में किडनी स्टोन को लेज़र से फ्रेगमेंट करते हैं, उसको ज़र्रा ज़र्रा करते हैं और फिर किडनी के अंदर हम एक स्टेंट डाल देते हैं और फिर वो जो ज़र्रात हैं पथरी के वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहते हैं। और जो PCNL है उसमें हम कमर में एक 1 सेंटीमीटर का स्टैब वूंड बना के किडनी के अंदर हम एंटर होते हैं और नेफ्रोस्कोप जो हमारा एक आला होता है उसकी मदद से हम ये जो ऑपरेशन है PCNL उसको करते हैं और जो स्टोन को फिर तोड़ के पीसीज में कमर से निकाला जाता है और फिर आफ्टर द प्रोसीजर एक स्टिच हम वहाँ अप्लाई करते हैं, इसको PCNL कहते हैं। तो सर क्या RERS के लिए तमाम मरीज मौजूद होते हैं या इसका कोई क्राइटेरिया होता है? देखें, हर पेशेंट तो हर प्रोसीजर के लिए डॉक्टर ही इसको जो है डिसाइड करता है। इसके अलावा यस पेशेंट विश भी होती है वो कौन सा जो तरीका इलाज है वो करवाना चाहता है। मिसाल के तौर पे अगर हम RERS की बात करें तो मोस्टली 2 सेंटीमीटर तक इसको किया जाता है, लेकिन अगर एक पेशेंट ये चाहता है कि जी या सर्टन इंडिकेशन ऐसी होती हैं जिसमें मरीज़ की दूसरी बीमारियां जो मरीज़ को लाहक होती हैं, मसलन उसको दिल का मसला है, उसको सांस का प्रॉब्लम है या वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं है, तो ऐसे मरीज़ों में हम जो RERS है इसमें अपनी जो स्टोन साइज़ की जो लिमिट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि प्रोसीजर एक से ज़ायद होंगे, मतलब 2 सेटिंग में अगर हम स्टोन को रिमूव करें तो फिर आप 2 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन को भी RERS कर सकते हैं। सर क्या RERS प्रोसीजर तकलीफ दे होता है? नहीं, इट्स अ नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी, इसमें एज सच कोई तकलीफ नहीं होती। हम मरीज़ को ऑपरेशन से 3 से 4 घंटे पहले हॉस्पिटल में बुलाते हैं। उसके बाद जनरली ये जो प्रोसीजर है इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है और नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू किया जाता है। किसी किस्म का कोई कट नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती और हमारे पास जो लेज़र्स हैं वो बड़ी हाईली इक्विप्ड होते हैं और जिससे किसी किस्म का डैमेज जो है उसके चांसेस नहीं होते। तो ये जनरली इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर और ऑपरेशन के 10 से 12 घंटे के बाद जो मरीज़ है वो हॉस्पिटल से घर जा सकता है। सर RERS प्रोसीजर गुर्दे की पथरी के इलाज में कितना मुयस्सर है? नहीं, इट्स अ गेम चेंजिंग प्रोसीजर। देखें, दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि जैसे ही जो हमारे लेज़र्स की टेक्नोलॉजी है ये अपडेट होती जा रही है, जो स्टोन साइज़ है इसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है RERS के लिए और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में जो RERS है इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। RERS प्रोसीजर कैसे किया जाता है? एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि हमने नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होना है। देखें, 90% ऑफ द केसेस में तो हम जो पेशेंट जब हमारे पास आता है और हमने उसका सारा वर्कअप किया है, उसमें सारा उसका जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप है वो ठीक है, तो हम प्राइमरीली RERS करने की कोशिश करते हैं जो कि 80 to 90% हम इसमें सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो यूरेटर है उसका डायमीटर काफ़ी नैरो होता है तो हमें पेशेंट को पहले स्टेंट डालना पड़ता है और फिर 10 से 14 दिनों के वक्फे से हमें एक सेकेंडरी प्रोसीजर करना पड़ता है। RERS प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये एक नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी है। हम मरीज़ को ऑपरेशन से 2 से 3 घंटे पहले बुलाते हैं, 6 घंटे पहले उसका खाना पीना हम बंद कर देते हैं और उसके बाद हम जब प्रोसीजर करते हैं इसमें पेशाब का जो नेचुरल अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया है उसके थ्रू हमारे पास बड़ी एक स्मार्ट सी फ्लेक्सिबल स्कोप होती है जिसके थ्रू हम और उसके टिप पर एक कैमरा लगा हुआ होता है, उसके थ्रू हम किडनी के अंदर एंटर होते हैं और फिर एंटर होके हम स्टोन को वहाँ फाइंड आउट करते हैं और फिर लेज़र के साथ उस स्टोन को फ्रेगमेंट करते हैं। सो इस तरीके से जब वो ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है स्टोन, यानी कि उसके ज़र्रात बन जाते
जाते हैं तो फिर हम एक स्टेंट डाल देते हैं जो कि 2 से 3 हफ्ते तक पेशेंट के अंदर रहता है, और वो जो स्टोन के ज़र्रात हैं वो फिर निकलते रहते हैं, और जब हमें कंप्लीट स्टोन क्लियरेंस अचीव हो जाती है तो हम स्टेंट रिमूव कर देते हैं। कैमरा डालते हैं, इससे पेशाब वाली नाली को तो कोई इन्फेक्शन या डैमेज होने का खतरा तो नहीं होता? देखिए, जो पेशाब वाली नाली है इसका जो डायामीटर है वो आप समझे 7 mm से लेके 11 mm तक होता है, लेकिन और जो हमारे पास ये जो स्कोप होती है ये 3 से 4 mm तक होती है। सो इसका, और इसके बाद हम जो सारा जो ये जो पैसेज होता है इसको लुब्रिकेट करके, और ये एवरीबॉडी वांट्स कंप्लीट एश्योरेंस के जी उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो, इसीलिए ये कहा जाता है कि वो उस बंदे से आप ये ऑपरेशन कराएं जो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, जो रूटीन में इस तरह की सर्जरी करता रहता है, ताकि किसी भी किस्म का डैमेज ना हो। और जनरली ये एक फ्लेक्सिबल स्मार्ट सी स्कोप होती है, पेशेंट फ्रेंडली होती है, इसमें नुकसान होने के जो अंदेशे हैं वो काफ़ी कम होते हैं। सर, इस बात की आप तसल्ली कैसे करते हैं कि पथरी के तमाम ज़रात क्लियर हो चुके हैं? देखें, इसका एक तो इमीडिएट हम इसकी क्लियरेंस हम इस तरीके से करते हैं कि हम ये जितना प्रोसीजर कर रहे होते हैं ये अंडर द सी हम गाइडेंस कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास एक जो एक्सरे मशीन उस टाइम थिएटर के अंदर अवेलेबल होती है, जिसमें हम बार बार इमेजेस लेके ये श्योर करते हैं कि स्टोन का साइज़ कितना रह गया, और जब हमें कंप्लीट स्टोन क्लियरेंस अचीव होती है जब ही हम फिर पेशेंट को स्टेंट करते हैं। और सेकंड, जब फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद जब हम मरीज़ को दोबारा बुलाते हैं तो हम मोस्टली एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करके जब हमें ये यकीन हो जाता है कि मरीज़ के अंदर किसी भी किस्म के जो पथरी के ज़र्रात हैं वो मौजूद नहीं है, जब भी हम फिर स्टेंट को रिमूव करते हैं। पथरी का साइज़ कितना हो तो आप रिकमेंड RERS करते हैं? देखिए, जनरली जो क्राइटेरिया है उसमें हम अप टू 2 सेंटीमीटर जो किडनी स्टोन है उनके लिए RERS करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट को आप ओपन सर्जरी ऑफर नहीं कर सकते या वो कैंडिडेट नहीं होते उनको PCNL किया जाए, तो फिर हम स्टेज प्रोसीजर्स के तौर पे यानी कि 2 सेटिंग्स में अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ी पथरी है तो ऐसे मरीजों को भी RERS हम कर सकते हैं। सर, RERS करने के लिए स्टेंट कितनी देर पहले आप डालते हैं? मोस्टली प्राइमरी RERS करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पेशेंट का जो यूरेटर है वो काफ़ी नैरो होता है, वो स्कोप फ्रेंडली नहीं होता, तो ऐसे कंडीशंस में हमें स्टेंट डालना पड़ता है, और हम 10 से 14 दिन तक यानी कि अप टू 2 वीक्स हम पेशेंट को स्टेंट डालते हैं, ताकि जब उसका यूरेटर डायलेट हो जाए तो फिर हम उसको RERS करें। सर, अगर खुदा ना खास्ता छोटे बच्चों को पथरी हो उसका भी इलाज किया जा सकता है? जी, छोटे बच्चों में भी RERS बड़ी कामयाबी से किया जा रहा है। सर, RERS क्या लोकल एनेस्थीसिया में या GA में किया जाता है? मोस्टली ये जो प्रोसीजर है वो जनरल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। क्या RERS के बाद जिस्म पर कोई कट या निशान होता है? इट्स अ नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी, इसमें किसी किस्म का कट या कोई इंसिजन नहीं दिया जाता। सर, क्या RERS के फ़ौरन बाद मरीज़ घर जा सकता है? क्योंकि नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी है तो जो सर्जिकल बर्डन है वो तो पेशेंट पे नहीं होता, लेकिन चूंकि ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है तो ऐसे पेशेंट को पोस्ट ऑप पीरियड में थोड़ी सी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए 4 से 6 घंटे तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं, और जनरली हम अपने पेशेंट को 10 से 12 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। आपको कौन से टेस्ट पहले करवाने पड़ते हैं? देखिए, इसके लिए हम CT स्कैन करवाते हैं, जिससे हमें पथरी का साइज़ और उसकी जो कसाफत है वो पता चलती है। उसके बाद हम कुछ पेशाब के टेस्ट जिसमें यूरिन कंप्लीट, यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट ये करवाते हैं। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट होते हैं जिसमें CBC, PTINR और हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट और HIV का टेस्ट शामिल होता है। इन सारे टेस्टों के बाद अगर जो बेहोशी वाले डॉक्टर अगर वो किसी किस्म का कोई टेस्ट करना चाहें तो वो भी, मसलन कुछ कार्डिक पेशेंट्स में एकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत होती है या पल्मोनी फंक्शन टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है, तो ये सारे डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है और किस तरह के मरीज़ को किस तरह की स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। जी देखें, हम ये स्टेंट इसीलिए डालते हैं ताकि पेशेंट के जो ज़र्रात हैं जो हमने लेज़र से फ्रेगमेंट किए हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तकरीबन 70% जो बल्क है वो तो उसी टाइम निकल जाता है, लेकिन जो 30% रेजिडुअल फ्रेगमेंट्स हैं वो निकलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टेंट डालते हैं। तो सर, इस स्टेंट को कितनी देर बाद रिमूव किया जाता है? आफ्टर 2 to 3 वीक्स। इस बात की श्योरिटी के बाद के तमाम स्टोन के यस, ये तो हम जब इसको मेक श्योर कर लेते हैं कि पेशेंट स्टोन फ्री है, जब भी फिर हम जो स्टेंट है उसको रिमूव करते हैं। सर, इस प्रोसीजर के बाद मरीज का सेहतयाब होने में कितना वक्त लगता है? देखिए, एक तो इमीडिएट पोस्ट ऑप रिकवरी टाइम है, वो तो पेशेंट 10 से 12 घंटे के बाद जब पेशाब की नलकी उसमें से निकल जाती है तो मरीज़ अपने जो डेली के रोज़मर्रा के काम है वो तो कर सकता है। और जो मुकम्मल उसकी आप रिकवरी की अगर बात करें तो जब
जब पेशेंट स्टेंट फ्री हो जाता है तो यस ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। सर इस प्रोसीजर की कोई पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं? देखिए यस, अगर हम जनरली इट्स अ सेफ प्रोसीजर, अगर हम पेचीदगी की बात करें तो यस, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या स्टोन फ्रेगमेंट रह सकता है जिसको हमारी स्कोप किसी भी तरीके से फ्रेगमेंट ना कर सके लेज़र के थ्रू, या इसके अलावा पेशेंट का जो यूरेटर है वो इतना नैरो होता है कि हमें पेशेंट को स्टेंट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि जनरली जो केस में कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी है वो एक्सेप्टेबल है, अंडर द सेफ्टी मार्जिन है। कोई ऐसी गॉड फॉरबिड कोई नाइटमेयर कॉम्प्लिकेशन इस प्रोसीजर के साथ एसोसिएशन नहीं है। सर सर्जरी के बाद मरीज़ को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखिए हम जनरली पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए और अच्छा फ्लूइड इनटेक इनकरेज करते हैं। इसके अलावा हम मरीज़ को अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। डेली पेशेंट वॉक वगैरह करे। ये जो स्टेंट डाला जाता है ये तकलीफदेह होता है? 70 to 80% पेशेंट्स में तो जी स्टेंट्स का किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पेशेंट सिम्टम्स फ्री रहते हैं। लेकिन 20 से 30% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको स्टेंट की मौजूदगी में पेशाब करने में थोड़ी सी तकलीफ़ या उठते बैठते थोड़ी सी दिक्कत का एहसास होता है। इस सर्जरी की कामयाबी की शरह क्या है? तकरीबन 90 to 95% सक्सेसफुल रेशो रहती है इस प्रोसीजर की। सर इस प्रोसीजर के बाद पथरी दोबारा बनने के चांसेस होते हैं? देखें जो स्टोन फ्री होना दिस इज़ समथिंग एल्स, और इसके अलावा जो स्टोन रिकरेंस है ये एक डिफरेंट टॉपिक है। हमारी पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टोन डिजीज़ को लेके हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को मुस्तकिल डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना पड़ता है। वो वजह आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किस वजह से इसको स्टोन डिजीज़ हुई, और फिर जब तक वो फैक्टर्स हम उनका सदेबाब नहीं करेंगे तो हमेशा ये चांस रहेगा कि मरीज़ को दोबारा पथरी बने। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है उस पर पथरी बनी है तो दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ऐसे यंग पेशेंट्स में पथरी बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें जो पथरी है इसका रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें जब एक दफ़ा आप स्टोन फ्री हो जाते हैं तो एक और टेस्ट जिसको मेटाबॉलिक एवेल्यूएशन कहते हैं, यानी कि आपके जिस्म में टेस्ट किया जाता है कि पथरी बनने की क्या वजूहात हैं। तो उन वजूहात का सदेबाब जब तक नहीं करेंगे तो पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो हमेशा रहेंगे। सर इस सर्जरी के बाद पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास कितने फॉलोअप करने? इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को अमूमी तौर पे 2 से 3 दफ़ा फॉलोअप करना पड़ता है। एक दफ़ा पेशेंट स्टेंट रिमूवल के लिए आता है और उसके बाद फिर अगर हम ये ज़रूरत महसूस करें कि इसको मेटाबॉलिक एवेल्यूएशन की ज़रूरत है तो 3 to 4 वीक्स के बाद एक फॉलोअप और करना पड़ता है। सर आप किस तरह का लाइफस्टाइल रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट करे तो पथरी से बच सकता है? इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, हम अपने मरीज़ों को वाटर इनटेक इनकरेज करते हैं कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जो मशरूबात हैं जिसमें फिजी ड्रिंक्स हैं या कोला ड्रिंक्स हैं इस तरह के मशरूबात से इज्तनाब करें, और जो न्यूट्रल पीएच वाले ड्रिंक्स हैं मिसाल के तौर पे लेमनेड है या अमूमी तौर पे ये देहातों में चाटी की लस्सी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल वाफर मकदार में करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल रखें। इसके अलावा हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन अपने ज़रूरी टेस्ट जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहें, वो मरीज़ जो कि पथरी को लेकर हाई रिस्क कैटेगरी में पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों या दीगर बीमारियों में जो मुब्तला मरीज़ हैं उनके लिए भी ये RIRS प्रोसीजर मौजू है? जी, कोई भी मरीज़ जिसको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, मसलन उनको शुगर है, अगर हाइपरटेंशन है, तो यस इनकी जो सर्जरी है वो आम जो पॉपुलेशन उससे थोड़ी सी हाई रिस्क में चली जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए तो RIRS काफ़ी मुफीद ऑपरेशन है। स्टोन के मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने मरीज़ों से ये कहूँगा कि पानी वाफर मकदार में इस्तेमाल करें और बार बार पानी पिएँ। हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस है, मरीज़ सुबह जब ऑफिस में जाते हैं उस टाइम पानी पी के ऑफिस से वापसी पे पानी पीते हैं। लेकिन जो ये प्रैक्टिस है इसको तर्क करने की ज़रूरत है। सर्केडियन ड्रिंकिंग करें, बार बार पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें फल और सब्ज़ी वगैरह शामिल है, और वॉक करें। इसके अलावा अपनी डाइट में ये जो आजकल फास्ट फूड और कोला ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स जितने हैं, इनसे इज्तनाब करें। जब तक हम नेचर के करीब नहीं जाएंगे हमारी इन जुमला अमराज हैं इनसे जान नहीं छूटेगी। सो माई एडवाइस इज़ कि जितना नेचर के करीब जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेचुरली चीज़ें बनाई हैं उनका इस्तेमाल करें।
इन्फो फॉर पेशेंट देखें बहुत अच्छा कार्य खैर कर रहा है। मरीज़ों के लिए जो बीमारियों से मतलब आगाही प्रोग्राम है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जब मरीज़ ऐसी वीडियो सुन लेते हैं तो उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो कि डॉक्टर के पास जाने से मिलती है वो घर बैठे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। सो मेरा जो आप लोगों के लिए पैगाम यही है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।